All right, guys, this is Farhan. Hello, everyone. Let's start paper one, multiple choice question of October, November 2022, variance 11. The duration of this paper is 1 hour 15 minutes. Obviously, आपको data booklet नहीं मिलेगी. Periodic table इसमें given है और जो भी data required होगा वो question के साथ attach होकर मिलेगा आपको. All right. Let's see what we have in the paper. Which sample contains same number of named species as the number of molecules in 35.5 gram of chlorine? So first of all, let's find out the moles of chlorine. So आपके पास 35.5 है, आप उसको divide कर दीजिए chlorine के MR से, which is 71. So I believe 35.5 divided by 75, 71 is going to be 0.5 moles. So basically मुझे ये देखना है कि 0.5 मोल्स कहाँ पर आ रहे हैं. जहां पर 0.5 मोल्स आएंगे वहां पर हमारे पास सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी ऑब्वियसली होंगे. ओके, तो हमें तो सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने हैं. ऑलराइट, तो नंबर ऑफ मोल्स सेम डिटरमिन कर लो. तो हम सबसे पहले ऑप्शन ए की बात करते हैं. मोल्स ऑफ सल्फर कैलकुलेट कर लेते हैं. सल्फर का मास है 16, उसको डिवाइड कर दो सल्फर के AR से, विच इज 32. तो यहाँ से सल्फर के मोल्स कितने आ जाएंगे? 16 डिवाइडेड बाय 32 इज गोइंग टू बी 0.5. तो आई थिंक ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, क्योंकि यहाँ नंबर ऑफ मोल्स सेम हो गए. जब नंबर ऑफ मोल्स सेम होंगे तो जाहिर सी बात है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी सेम हो जाएंगे. सो राइट आंसर इज ए विदाउट एनी इशू. हम थोड़ा सा और समझा देते हैं इसको कि हम किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं. देखो, वन मोल में आपके पास कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं? 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23, राइट, मॉलिक्यूल्स. सो अगर आपके पास यहाँ पर 0.5 मोल्स थे तो बताइए मॉलिक्यूल्स कितने होंगे? तो हम कहेंगे 6.02 एक्सपोनेंट 23. सो ये हो जाएंगे आपके पास 3.01 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स. ये क्लोरीन के आ गए. अब अगर आपने डिटरमिन किया है सल्फर, तो सल्फर में भी तो यही होगा ना कि 1 मोल इक्वल्स टू 6.02 टाइम्स 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स, राइट. तो अगर आपके पास 0.5 मोल्स हैं तो ऑब्वियसली मॉलिक्यूल सेम ही होंगे. दैट इज 3.01 इंटू 10 टू द पावर 23. सो सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं, which is why A is going to be the right answer. हमें B, C, D ऑप्शन की तरफ जाने की जरूरत ही नहीं है अगर हमारे नंबर ऑफ मोल्स सेम आ गए तो. ओके, now the next is mixture R consists of 1 mole of C3H6 and 1 mole of C4H6. तो 1 mole of C3H6 है और 1 mole of C4H6 है. तो हम 1 by 1 इक्वेशन बना लेते हैं और फिर इक्वेशन बनाकर डिसाइड करते हैं कि जी क्या होगा यहाँ पर हमारे साथ. ठीक है, तो हम इक्वेशन की बात करते हैं. तो ये हो जाएगा हमारे पास ये हो जाएगा C3H6 प्लस O2 बिकॉज इट इज अ हाइड्रोकार्बन. कंबस्शन के नतीजे में ये कन्वर्ट होगा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में. सो हम जरा कार्बन बैलेंस कर लेते हैं यहाँ पर 3, हाइड्रोजन बैलेंस कर लेते हैं यहाँ पर 6, राइट. यहाँ पर टोटल ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे? 3 times 2 6, 6 plus 3 9. तो 9 का मतलब होगा 9/2 यानी 4.5 समझ लीजिए आप. सही है ना? तो आप समझ लीजिए 4.5. ओके. और याद रखिएगा कि मिनिमम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कैलकुलेट करना चाहते हैं हम. सो और ये भी याद रखिएगा कि जनाब आपके पास ये भी 1 मोल है और ये भी 1 मोल है. ठीक है, तो अब हम दूसरा मॉलिक्यूल ले लेते हैं C4H6. हम इसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाएंगे और ये कन्वर्ट हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड में और हाइड्रोजन में, सॉरी वाटर में. सही है. यहाँ 4 कार्बन एटम है, 6 हाइड्रोजन, 4 2 8 9 10 11 11/2. तो 11/2 is basically how much? 5.5.
11/2 is going to be 5.5, तो ये 5.5 आ गया। तो मेरे पास टोटल मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे? 4.5 प्लस 5.5 plus 4.5 is going to be 10. So 10 mole is going to be the right answer. Okay, so I believe C is going to be the right answer. All right. Next is, which statement about the electrons in the ground state of carbon atom is correct? कार्बन एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं इन ग्राउंड स्टेट। तो ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ ये थी, ये हो जाएगा आपका 1s2, ये हो जाएगा आपका 2s2 और ये हो जाएगा आपका 2p2। So this is the ground state configuration of carbon. Let's talk about electrons are present in 4 different energy levels. नहीं भाई, सिर्फ 3 different energy levels के अंदर electrons हैं, इसका मतलब ये गलत हो गई ऑप्शन। Next is, there are more electrons in p orbital than there are in s orbital. p orbital में electrons ज्यादा हैं s orbital से, ये गलत बात है। इसमें 2 electrons हैं जबकि s orbital में 4 electrons। ठीक है, तो ये भी गलत। आगे चलते हैं। तो occupied orbital of the highest energy is spherical. highest energy जो है वो 2p की, और 2p has a dumbbell shape, right? ये शेप होती है 2p की, तो इसका मतलब c भी गलत। तो जब a गलत, b गलत, c गलत, तो करेक्ट ऑप्शन इज गोइंग टू बी d। अब d पढ़ लेते हैं। तो occupied orbital of the lowest energy is spherical. lowest energy 1s की, और इसकी शेप क्या होगी? spherical. That's right. For the element sulfur, which pair of ionization energies have the largest difference between them? Okay, सबसे पहली बात कि एग्जामिनर ने हमसे बात की है सल्फर की, और हम जानते हैं कि सल्फर belongs to group 16, belongs to group 16. So it has 6 electrons in last shell. If it has 6 electron in last shell, इसका मतलब biggest energy gap needs to exist between 6th and 7th. So biggest energy gap should exist between 6th and 7th electron, isn't it? तो 6th and 7th इलेक्ट्रॉन के दरमियान बिगेस्ट एनर्जी गैप होगा, इसलिए जो लार्जेस्ट एनर्जी डिफरेंस है वो भी 6th और 7th के दरमियान होगा, which is why D is going to be the right option. That's what we have done in the class, guys, if you remember. Now the next is, how many sigma bonds are present in one molecule of this? तो हम क्या करते हैं, हम इस मॉलिक्यूल का डिस्प्लेड स्ट्रक्चर लिख लेते हैं अपनी आसानी के लिए, ताकि हमसे कोई बॉन्ड मिस ना हो। ये हमारा क्राइटेरिया हम पहले भी बता चुके हैं कि काम करने का यही तरीका होगा। ये CH3 को भी ओपन करके लिखो डिस्प्लेड फॉर्म में, मतलब यू नीड टू शो ऑल द बॉन्ड्स एंड ऑल दैट। ये CH है और ये CH3 है। नाउ सिग्मा बॉन्ड काउंट करते हैं, ठीक है। सिग्मा बॉन्ड इज सिंगल बॉन्ड, राइट? सो ये हो जाएगा मेरे पास 1, यहाँ से 2, ठीक है, यहाँ से हो गया 2, ये 3, ये 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। तो राइट आंसर इज गोइंग टू बी सी। याद रखिएगा कि जहाँ डबल बॉन्ड होता है वहाँ एक सिग्मा एक पाई होता है, ये बात मैंने आपको क्लास में बताई हुई है। जहाँ ट्रिपल बॉन्ड होता है वहाँ एक सिग्मा और 2 पाई। तो इसका मतलब इस ट्रिपल बॉन्ड में भी एक सिग्मा बॉन्ड है और यहाँ डबल बॉन्ड में भी एक ही सिग्मा बॉन्ड है, इसलिए मैंने एक ही चेक लगाया है। Which molecule has an equal number of bonding electrons and lone pair of electrons? Bonding electrons and lone pair of electrons. चलिए भाई एक काम करते हैं, हम सबसे पहले BH3 बना लेते हैं। BH3 में टोटल, अच्छा एक बात और, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इन द बॉन्डिंग, राइट? और लोन पेयर्स। तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स का मतलब इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इन द बॉन्डिंग, और लोन पेयर्स का मतलब नॉट इन्वॉल्व इन द बॉन्डिंग।
So electrons not involved in the bonding. ओके, तो BH3 में क्या होगा? BH3 की स्टोरी ये है कि इसमें 6 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं। BE का मतलब बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स 6 है, और लोन पेयर LP है, इसमें कोई नहीं है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ये है कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर। आप जानते हैं कि ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होते हैं, सही है। तो यहाँ टोटल 4 बॉन्ड्स हैं, इसका मतलब बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स टोटल कितने हो जाएंगे? 8, और लोन पेयर बेसिकली आपके पास कितने हो जाएंगे? 2 4 6 8, 8 हो जाएंगे यहाँ पर, सही है। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे यहाँ पर? एक्चुअली 8 हो जाएंगे। ओके, F2O ये मैंने क्लास में करवाया आपको। ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर हैं, 2 कोवलेंट बॉन्ड्स हैं, इसका मतलब बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? 4, और आपके पास लोन पेयर कितने हो जाएंगे? तो इसमें आपके पास कोवलेंट बॉन्ड 2 हैं, तो इसका मतलब ओह यस, फ्लोरीन के भी तो 3 लोन पेयर्स होंगे ना यहाँ पर। ये तो टोटल लोन पेयर्स कितने हो जाएंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 टाइम्स 2 16 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये भी गलत, ये भी गलत, एंड ऑब्वियसली ये भी गलत, क्योंकि वो मुझसे पूछ रहे थे इक्वल नंबर। तो इक्वल नंबर तो बेटा इधर आया है, व्हिच मींस बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट, the table shows properties of 4 solids held together by different types of bonding. Okay, different types of bonding. Which row correctly describe the properties of a solid with giant covalent structure? Giant covalent structure. सिर्फ मैंने आपको आई बिलीव 3 के बताए। एक है डायमंड, एक है आपके पास ग्रेफाइट, और दूसरा है आपके पास सिलिकॉन डाइऑक्साइड, जिसको आप सैंड कहते हैं, सिलिका भी कहते हैं। नेक्स्ट, ऑब्वियसली इन सब का मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा। दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, क्योंकि जाइंट स्ट्रक्चर है, स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्डिंग होगी, ऑब्वियसली मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा। तो ये भी ठीक हो सकता है, ये भी ठीक हो सकता है, इसका मतलब ये भी गलत, ये भी गलत। एंड ऑब्वियसली आप जानते हैं कि ये तीनों वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं। दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर, राइट। तो इनसॉल्युबल है, तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, इसका मतलब ये भी गलत, ये भी गलत। तो राइट आंसर इज गोइंग टू बी ऑब्वियसली एन ए। ओके, दैट्स एन इजी क्वेश्चन। The carbonate of an S block element is reacted with an excess of hydrochloric acid. 0.833 gram of the carbonate releases 200 cm3 of gas measured under room condition. What is the identity of the metal carbonate? So first of all, we know the volume of gas, we know the mass of carbonate. So what we can do is कि हम सबसे पहले यहाँ से moles of carbon dioxide gas यानी moles of gas calculate करते हैं। So मोल्स ऑफ गैस कैलकुलेट करने के लिए मैं 200 को डिवाइड कर दूंगा 24,000 cm क्यूब से। तो मेरे पास 200 डिवाइडेड बाय 24,000 cm क्यूब इज गोइंग टू बी 8.33 into 10 to the power minus 3 moles। ये मोल्स ऑफ गैस आ गए मेरे पास, ठीक है। अब इशू ये है कि मुझे एमआर ऑफ कार्बोनेट निकालना है, तो मुझे मास गिवन है 0.833, उसको डिवाइड कर दीजिए आप मोल से, विच इज 8.33 into 10 to the power minus 3। तो यहाँ से 0.833 डिवाइडेड बाय आंसर इज गोइंग टू बी 99.96, ठीक है जी, ग्राम पर मोल आ गया, क्योंकि 1 मोल का मास है ये। तो 99.96 कहाँ पर आएगा भाई? आप सबके एमआर कैलकुलेट करो। इसका एमआर है 106, पोटेशियम कार्बोनेट का एमआर कितना होता है? 39.1 into 2 plus
12 plus 16 times 3 is going to be 138.2. मैग्नीशियम कार्बोनेट करते हैं 24.1 प्लस 12 प्लस 16 times 3 is going to be 84.1. ठीक है, और इसका होगा 100, तो ऑब्वियसली अगर मैं इसको राउंड अप करूं तो ये 100 हो जाएगा, तो राइट आंसर इज गोइंग टू बी ऑब्वियसली डी. ओके, आई होप इट मेक्स सेंस टू यू. अब आपको कैसे पता चला कि जी जो मोल्स गैस के हैं वही मोल्स मैंने कार्बोनेट के लिए लिए? बिकॉज 1:1 का रेशियो होगा ऑब्वियसली, क्योंकि एस ब्लॉक का एलिमेंट है ना, एक्सेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन कर रहा है, तो या तो ग्रुप 2 का एलिमेंट होगा या फिर ग्रुप 1 का एलिमेंट होगा. तो मैंने अज्यूम कर लिया कि भाई 1:1 का रेशियो है, तो उससे जज किया मैंने. ठीक है. Okay, the enthalpy changes of formation of both PCl3 and PCl5 are exothermic. ये बहुत ही powerful statement है. Such a powerful statement. PCl3 reacts with chlorine, okay, and the delta H is given. Which pair of a statement is correct? That's tricky. That's very, very tricky. So, चलो देखते हैं. ये है आपके पास PCl3, इसको आपने क्लोरीन से रिएक्शन करवाना है और रिएक्शन करवा के कन्वर्ट कर देना है PCl5 में. इसकी डेल्टा H की वैल्यू दी हुई है -124. ठीक है, और जाहिर सी बात है फॉर्मेशन ऑफ PCl3 दिया हुआ है, PCl5 दिया हुआ है, तो फॉर्मेशन अगर दिया हुआ है तो ऑब्वियसली कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से स्टार्ट होगी हैसेलॉ साइकिल. तो हैसेलॉ साइकिल कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से स्टार्ट होगी, तो हम इस तरह से लिखेंगे. ये हो जाएगा स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ PCl3, और ये हो जाएगा स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ PCl5. आप क्या करें, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक एरो लगा दीजिए. जब आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एरो लगाएंगे तो ऑब्वियसली -124 एज इट इज रहेगा. ये वैल्यू प्लस लोगे आप, और वैल्यू एक्सोथर्मिक है इसलिए माइनस डेल्टा एच एफ PCl3 आ जाएगा. सही है, बात समझ में आ रही है? फिर ये वैल्यू क्या लोगे आप, माइनस, और वो खुद भी माइनस में है, डेल्टा एच एफ PCl5 इक्वल्स टू 0. अच्छा, अब हम क्या करते हैं, हम इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं. 124 माइनस डेल्टा एच एफ PCl3 प्लस डेल्टा एच एफ PCl5 इक्वल्स टू 0. मुझे मैं इन दोनों को राइट हैंड साइड पे ले जाता हूँ, इक्वल्स टू के राइट हैंड साइड पे, तो ये हो जाएगा -124 इक्वल्स टू, ये हो जाएगा प्लस डेल्टा H5F PCl3, और ये हो जाएगा माइनस डेल्टा H5F PCl5. सो अब क्या है, अब इशू ये है कि भाई आप नोट करो खास बात. हाँ, कि अगर ये मोर नेगेटिव है, अब जाहिर सी बात है ऑप्शन ए, ऑप्शन ए गलत, ऑप्शन बी गलत. पूछे क्यों? इसलिए क्योंकि उन्होंने कहा है कि क्लोरीन बॉन्ड एनर्जी इज नीडेड इन कैलकुलेटिंग डेल्टा HR फ्रॉम एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन. तो जब बॉन्ड एनर्जी की बात की जाती है तो बॉन्ड एनर्जी के लिए सारे के सारे जो सब्सटेंसेस हैं वो गैसियस स्टेट में होने चाहिए. ये भी सॉलिड है, ये लिक्विड है, तो इसका मतलब यहाँ पर बॉन्ड एनर्जी इंप्लीमेंट नहीं हो सकती. सेम है कि यहाँ पर भी बॉन्ड एनर्जी इंप्लीमेंट नहीं हो सकती. ठीक है, अब इशू ये है कि या तो आंसर सी है या फिर आंसर डी है. तो अगर आंसर सी है या डी है तो कैसे पता चलेगा? तो आप समझ लीजिए कि ये आपके पास मोर पॉजिटिव वैल्यू है. फिर ये मोर पॉजिटिव वैल्यू है तो जाहिर सी बात है, नहीं मोर पॉजिटिव तो नहीं होगा. वेट 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 वेट, वो कह रहे हैं डेल्टा HR इज लेस नेगेटिव देन डेल्टा HF.
प्लस नेगेटिव, अगर ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है तो ये लेस नेगेटिव हो जाएगा ना। अगर ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है तो जाहिर सी बात है ये लेस नेगेटिव हो जाएगा ना। तो ये सही है स्टेटमेंट, सही है। बात समझ में आ रही है? ये देखो ये नेगेटिव है क्योंकि माइनस का साइन है ना, ये नेगेटिव है, ऑलराइट, ये पॉजिटिव है। तो अगर ये आपका नेगेटिव है और उसको आप पॉजिटिव में ऐड कर रहे हैं तो ये क्या आ रहा होगा, लेस नेगेटिव आ रहा होगा ना। ओके, तो इसका मतलब सी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। ठीक है, आई होप इट मेक्स सेंस टू यू। दैट्स काइंड ऑफ अ ट्रिकी पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। ओके, इतना आसान नहीं है ये। नेक्स्ट, a student mixes 25.0 cm cube of 0.35 mole per dm cube NaOH solution with 25 cm cube of 0.35 mole per dm cube HCl. The temperature increases by 2.5 degree. The final mixture has a specific heat capacity. This molar enthalpy change of reaction. सबसे पहली बात, मुझे वॉल्यूम और कंसंट्रेशन गिवन है NaOH का, तो मैं यहाँ से मोल्स कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर मोल्स ऑफ NaOH लिखूंगा कैलकुलेट करके। ये हो जाएगा 25.0 इंटू 0.350 डिवाइडेड बाय 1000। सो आपके पास हो जाएगा 25 इंटू 0.350 डिवाइडेड बाय 1000, इट्स गोइंग टू बी 8.75 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 मोल्स। ठीक है, सिमिलरली आप जानते हैं कि मुझे कंसंट्रेशन और वॉल्यूम गिवन है HCl की, इसका मतलब मैं यहाँ से मोल्स ऑफ HCl भी कैलकुलेट कर सकता हूँ। आई थिंक सेम ही होगा, 25.0 इंटू 0.350 डिवाइडेड बाय 1000, तो आपके पास 8.75 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 मोल्स आ जाएंगे। सही है, तो मोल्स सेम क्योंकि कंसंट्रेशन वॉल्यूम सेम। फिर वो आपसे कह रहे हैं कि जनाब द टेम्परेचर इंक्रीजेस बाय 25 डिग्री सेल्सियस, 2.5 डिग्री सेल्सियस, इसका मतलब ये आपका डेल्टा टी हो गया। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सी की वैल्यू आ गई आपके पास। ठीक है, मोलर, मोलर का मतलब यू नीड टू कैलकुलेट फॉर 1 मोल। ठीक है, चलिए कैलकुलेट करते हैं। हमारा सबसे पहला स्टेप इसमें ये होगा कि हम डेल्टा क्यू कैलकुलेट करेंगे। डेल्टा क्यू इज बेसिकली MC डेल्टा टी। जो M है वो मास ऑफ सोल्यूशन है और मास ऑफ सोल्यूशन इज बेसिकली द वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। 25 cm क्यूब आपने HCl यूज किया था, 25 cm क्यूब आपने NaOH यूज किया है। इसका मतलब बीकर के अंदर 50 cm क्यूब था, तो 50 cm क्यूब का मतलब 50 ग्राम। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 4.2 और टेम्परेचर चेंज 2.5। सो आपके पास 50 इंटू 2.5 इंटू 4.2 इज गोइंग टू बी 525 जूल्स, राइट। आप इसको किलो जूल्स में कन्वर्ट कर लो 1000 से डिवाइड करके, तो ये हो जाएगा 0.525 किलो जूल्स। जाहिर सी बात है ये जो एनर्जी है ये इतने मोल्स में आई है। अब क्योंकि दोनों के मोल्स सेम है तो आप किसी की भी वैल्यू को ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू माय लेक्चर। इफ यू रिमेंबर, मोल्स डिफरेंट होते हैं तो हमने बताया था कि लिमिटिंग रिएक्टेंट को यूज करोगे फिर। तो ये हो जाएगा 8.75 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 मोल्स gives you how much, 0.525 किलो जूल। और हमसे कह रहे हैं मोलर, यानी 1 मोल के लिए कैलकुलेट करो। तो 1 मोल के लिए जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास एंथैल्पी चेंज कितना आ जाएगा, 0.525 डिवाइडेड बाय 8.75 exponent minus 3 is going to be 60 kilojoules per mole आ जाएगा। एंड ऑब्वियसली ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, बिकॉज स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग एल्कली से आपस में रिएक्शन कर रहे हैं। इसका मतलब इट इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक। तो -60 कहाँ पे लिखा है, बी में लिखा है, तो बी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। ओके, next is ammonium ions are converted into nitrate ions by bacteria. What is the change in the oxidation number of nitrogen? That sounds a simple question. आपके पास ammonium ions हैं और वो convert हो रहे हैं during the reaction nitrate ions में। So first of all, we need to find out the oxidation state of nitrogen in both the species. Nitrogen ले लीजिए, हाइड्रोजन का चार्ज +1 होता है, into 4 करूंगा, ओवरऑल चार्ज इज +1, तो नाइट्रोजन यहाँ पर आ जाएगा -3।
ठीक है, यहाँ पर नाइट्रोजन है आपके पास, ऑक्सीजन का चार्ज कितना होता है -2, 3 ऑक्सीजन आइटम है इंटू 3 होल चार्ज इक्वल्स टू -1, देन n इक्वल्स टू +5। तो आप नोट करें यहाँ से -3 से +5 जा रहा है, इसका मतलब चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट हैज टू बी +8 एंड देयरफॉर C is going to be the right answer। -3 से +5 जा रहा है तो इसका मतलब चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा आपके पास, +8। Okay, now the next is sodium dichromate 6 reacts with hydrogen peroxide producing chromium 3 ions, water and oxygen. What is the correctly balanced ionic equation for this reaction? तो आप एक काम करें, आप हाफ इक्वेशन सबसे पहले बनाएं। Cr2O7 है आपके पास 2 नेगेटिव, इसको आपने कन्वर्ट करना है क्रोमियम 3+ में। जाहिर सी बात है 2 क्रोमियम है मेरे पास फॉर्मूले में, तो मैंने यहाँ पर 2 लिखा। यहाँ पर 7 ऑक्सीजन है, तो 7 ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए अकॉर्डिंग टू आयन इलेक्ट्रॉन रूल 7 वाटर, वी हैव 14 हाइड्रोजन एटम्स, सो आई विल यूज 14 हाइड्रोजन आयंस हियर। चार्ज बैलेंस करना चाहता हूँ, यहाँ पर चार्ज है 14+ एंड 2 - 12+, जबकि यहाँ पर चार्ज है 6+, तो 12+ को 6+ में कन्वर्ट करने के लिए आई विल यूज 6 इलेक्ट्रॉन्स हियर, राइट। Now let's talk about hydrogen peroxide. Hydrogen peroxide is converting into what? Oxygen gas, right? And जाहिर सी बात है हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 हाइड्रोजन आयंस एंड ऑब्वियसली चार्ज बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस करने के लिए मैं इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा। जब मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल होंगे और ये 14 हाइड्रोजन आयंस 6 हाइड्रोजन आयंस से कैंसिल होंगे। सो माय फाइनल इक्वेशन इज गोइंग टू बी Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस 8 हाइड्रोजन आयंस क्योंकि 6 कैंसिल हो गए प्लस 3H2O2 एरो 3O2 प्लस 2 chromium 3 प्लस 7H2O। So this is going to be your final equation और ये फाइनल इक्वेशन से कुछ कहाँ नजर आ रही है मुझे 3H2O 2 chromium plus 7, ये मुझे B में नजर आ रही है, तो B is going to be the right answer। ओके ठीक है। In which equilibrium reaction is the position of equilibrium? Asking about the position of equilibrium. Move to the right hand side. Move to the right hand side by increasing the temperature and also by decreasing the pressure. अच्छा भाई, हमने आपको इक्विलिब्रिया का चैप्टर पढ़ाया और हमने कहा है कि अगर हमारे पास एंडो थर्मिक रिएक्शन है और आप उसमें टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो ऑब्वियसली इक्विलिब्रियम में जो स्ट्रेस आएगा उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए इक्विलिब्रियम फेवर्स ऑलवेज टुवर्ड्स राइट हैंड साइड, ठीक है, अकॉर्डिंग टू ली-शटर्स प्रिंसिपल। एक तो पॉइंट ये शेयर किया था हमने, दूसरा पॉइंट ये शेयर किया था इफ pressure decreases according to Boyle's law, volume increases, and if volume increases, this means equilibrium favors towards more number of moles, towards more number of moles, ठीक है। प्रेशर इंक्रीज करके तो लेस नंबर ऑफ मोल्स की तरफ जाता है और जब डिक्रीज करोगे तो मोर नंबर ऑफ मोल्स की तरफ जाएगा, बिकॉज मोर नंबर ऑफ मोल्स का मतलब होता है मोर वॉल्यूम। ओके, सो ये ऑप्शन गलत हो गया हमारा क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इक्विलिब्रियम टेम्परेचर इंक्रीज करने से बैकवर्ड चला जाएगा। अब कंपटीशन है ए और बी में। मसला ये है कि आप नोट करो यहाँ पर कितने मोल्स हैं 2, ठीक है, और यहाँ पर भी कितने मोल्स हैं 2, तो यहाँ पर 9
इफेक्ट ऑफ प्रेशर, क्योंकि दोनों के नंबर ऑफ मोल्स सेम है। नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर बिकॉज ऑफ सेम मोल्स। सही, द राइट आंसर ऑब्वियसली इज गोइंग टू बी बी। ठीक है, अब जरा देखो यहाँ पर कितने मोल हैं 1, यहाँ पर कितने मोल हैं 2। तो अगर आप प्रेशर को डिक्रीज कर रहे हो तो इक्विलिब्रियम वहां जाएगा जहाँ नंबर ऑफ मोल ज्यादा होंगे, दैट इज फॉरवर्ड। तो वो यही तो बोलता है कि राइट हैंड साइड पे चलेगा। फिर यहाँ पर रिएक्शन क्या है, एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, इक्विलिब्रियम कहाँ जाएगा, फॉरवर्ड, हेंस प्रूव्ड। सही है। Next, question number 14. Ethanol is produced industrially by reacting ethene and steam. Kp has a value of this. तो आपको Kp की वैल्यू गिवन है, आपको Kp की वैल्यू गिवन है, and the partial pressure of the reactant at equilibrium are shown. And guys, आपको partial pressure at equilibrium भी given है। ये partial pressure of ethene, ये partial pressure of steam. Which row is correct? तो मुझे partial pressure of ethanol find out करना है। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, Kp के एक्सप्रेशन लिख लेता हूँ। Kp equals to partial pressure of ethanol, easy question, over partial pressure of ethene into partial pressure of steam। Kp की वैल्यू दी हुई है 1.8 into 10 to the power minus 5 equals to partial pressure of ethanol कैलकुलेट करना है, partial pressure of ethene दिया हुआ है 4.8 into 10 to the power 3 into steam दिया हुआ है 2.8 into 10 to the power 3। तो यहाँ से x की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। तो मेरे पास जो x की वैल्यू आ रही है वो है 2.42 into 10 to the power 2। ऑलराइट, तो 2.42 into 10 to the power 2 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, इसका मतलब ये भी गलत, इसका मतलब ये भी गलत। सही है। अब यूनिट की बात करते हैं, यूनिट की बात करते हैं। क्लोपैस्कल यूनिट है, तो इसका मतलब इसकी यूनिट क्या होगी, क्लोपैस्कल, और इसकी यूनिट क्या होगी, क्लोपैस्कल स्क्वायर। ये यूनिट कैंसिल होगा तो ये हो जाएगा 1/क्लोपैस्कल, तो ये हो जाएगा क्लोपैस्कल इनवर्स। तो ये यूनिट होगी, ये यूनिट होगी, एंड देयरफॉर A is going to be the right answer. Okay, I hope it makes sense to you. Oh my goodness. Okay, question number 15. A large excess of magnesium ribbon is added. तो याद रखिएगा कि ये excess amount के अंदर, ठीक है, added to dilute hydrochloric acid. Okay. And the volume of hydrogen gas produced is measured as the reaction proceeds. The reaction is exothermic. ये बहुत ही पावरफुल स्टेटमेंट है कि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। क्या मतलब होगा, मतलब ये है कि जब रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो एनर्जी इज रिलीज्ड, एनर्जी इज रिलीज्ड। कहाँ जाती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन में एनर्जी, सिस्टम से सराउंडिंग। एनर्जी इज रिलीज्ड फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग, और जब सराउंडिंग में जाएगी तो फिर क्या होगा, टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग इंक्रीजेस। ये ओ लेवल केमिस्ट्री में पढ़ के आते हैं, सही है। एक बात तो ये होगी, दूसरी बात ये हो गई कि जनाब अगर मैं इसका देखूं टेंजेंट, और मैं इस तरफ देखूं इसका टेंजेंट, और उप्स ये थोड़ा सा बेहतर नहीं बना, मेक सेंस, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर देखूं तो आप नोट करें, Q से R में आ रहे हैं आप अगर, तो लेस स्टीपर हो रहा है ना, और P से Q में जा रहे हैं तो मोर स्टीपर हो रहा है। ठीक है, between
QNR। यहाँ पर रेट ज्यादा है, यहाँ पर रेट कम है। तो P और Q के दरमियान क्या हो रहा है? मोर स्टीपर हो रहा है। तो अगर मोर स्टीपर हो रहा है तो इसका मतलब उन्होंने कहा है टेम्परेचर इंक्रीजिंग और सरफेस एरिया डिक्रीजिंग। तो सरफेस एरिया तो गलत हो गए, इसलिए क्योंकि अगर स्टीपर हो रहा है बिटवीन P एंड Q तो इसका मतलब या तो टेम्परेचर ज्यादा होगा, ये कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, ठीक है ना, ये सरफेस एरिया ज्यादा होगा। ऑलराइट, सो प्रेशर, उस सरफेस एरिया तो हमने नल एंड वॉइड कर दिया, प्रेशर हम यूज नहीं कर रहे क्योंकि मैग्नीशियम जो है वो सॉलिड स्टेट के अंदर होगा और सॉलिड स्टेट के लिए प्रेशर का, और ये एक्वस होगा तो प्रेशर का इम्पैक्ट नहीं आएगा। तो प्रेशर गया, सरफेस एरिया गया, कंसंट्रेशन गई, ठीक है। अब रह गया टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर गिवन है तो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा होगा, तो ये सही है दोनों। अब आगे चलते हैं, कंसंट्रेशन की बात करते हैं। Q और R के दरमियान लेस स्टीपर है तो इसका मतलब कंसंट्रेशन कम हो रही होगी, राइट। और मैग्नीशियम यूज्ड, अब ये तो गलत हो जाएगा क्योंकि वो तो एक्सेस में है, वो कभी कंप्लीट ही नहीं हो सकेगा, वो तो एक्सेस अमाउंट के अंदर है, वो कुछ ना कुछ रह जाएगा। एंड देयरफॉर A इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। आई होप इट मेक्स सेंस टू यू। आप बताइए कि मैग्नीशियम हैज बीन यूज्ड अप, ये स्टेटमेंट हो गया गलत बिकॉज इट इज इन एक्सेस। सही, और ये भी इसलिए गलत बिकॉज इट इज इन एक्सेस। सो ऑप्शन बी और डी तो वैसे ही गलत हो गए। ए और सी में कंपटीशन था, सी इसलिए गलत कर दिया क्योंकि सरफेस एरिया का डिक्रीज होता तो पी और क्यू के दरमियान स्टीपर कर्व नहीं होता। आई होप इट मेक्स सेंस टू यू। ओके, नेक्स्ट वो कह रहे हैं आपसे, measurements are made to determine the activation energy of the reaction. The diagram shows the activation energy on the Boltzmann distribution at temperature T. Measurements are then made at higher temperature. Which diagram correctly shows the Boltzmann distribution and EA at T? अच्छा जी, temperature has nothing to do with the activation energy. Activation energy changes because of the catalyst. Okay, so आप यहाँ लिख सकते हैं catalyst changes the activation energy. और आप यहाँ लिख सकते हैं temperature has nothing to do with activation energy. ठीक है, सो हाई टेम्परेचर की बात कर रहे हैं। अच्छा चलो मैं हाई टेम्परेचर पे बात कर लेता हूँ। हाई टेम्परेचर का मकसद ये है कि कर्व मैक्सिमम शिफ्ट टू द राइट हैंड साइड, ये बने यार, ये इतना अच्छा बनाया था मैंने, कर्व मैक्सिमम शिफ्ट टू द राइट हैंड साइड, ये बनेगा, ठीक है। आप जरा गौर से सुनिएगा बात, ये आपके पास पहले से था प्रोपोर्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। उसके बाद यही प्रोपोर्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स आपके इंक्रीज हो गए जब आपने टेम्परेचर ज्यादा किया, सही है। तो पहले ये थे सिर्फ, फिर ये भी आ गए, तो इसका मतलब इन दोनों को मिलाकर प्रोपोर्शन इंक्रीज हो गया। लेकिन आप नोट कर रहे हैं एक्टिवेशन एनर्जी विल रिमेन सेम, सही है। तो एक्टिवेशन एनर्जी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो कर्व मैक्सिमम शिफ्ट टू द राइट हैंड साइड एंड एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो इंक्रीज होगी। तो ये गलत क्योंकि इसमें एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो कम दिखा रहे, सही है। ये भी गलत क्योंकि ये ओरिजिनल स्केच है जो पहले बना हुआ, यही स्केच जो ओरिजिनली था वही उन्होंने कॉपी कर दिया है। डी भी गलत इसलिए क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी कम दिखा रहे हैं। तो राइट आंसर इज ए, क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी उन्होंने सेम रखी हुई है, सिर्फ प्रोपोर्शन बढ़ा दिया है उन्होंने मॉलिक्यूल्स का, है ना, ये बढ़ा दिया उन्होंने, सही है।
All right. Next, uh, the electrical conductivities of the two compounds Y and Z are shown. What are compound Y and Z? Okay. Conductivity in liquid state, good, does not conduct. Acha. Conductivity of the mixture obtained by adding compound in water, good, good. Okay. अच्छा, Y हमारे पास है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है, ये Y है, और Y में हमारे पास NaCl भी है, और Y में हमारे पास SiCl4 भी है, ठीक है, ये Y के ऑप्शंस हैं। और हमसे सबसे पहले किसकी बात कर रहे हैं? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात कर रहे हैं। सो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन सॉलिड स्टेट, यस, व्हाई नॉट, बिकॉज मोल्टन फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर लेता है। सोडियम क्लोराइड भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, लिक्विड स्टेट में ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा, ठीक है, ओके। तो ये वाई से रिलेटेड ऑप्शंस थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड, अच्छा दोनों को मिला के करना है, एक मिनट रुकें। कंडक्टिविटी ऑफ द मिक्सचर ऑब्टेन्ड बाय एडिंग वाटर विद वाटर, विद वाटर, ये इनसॉल्युबल होता है, नहीं करेगा। ये सॉल्युबल होता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। ये भी सॉल्युबल होता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि सोडियम क्लोराइड दोनों में कॉमन है, ये ठीक होगा। और तो ये Z था बेटा आपका, है ना, और Z में SiCl4 है, ओके। तो राइट आंसर इज गोइंग टू बी C। आई होप इट मेक्स सेंस टू यू, ठीक है। ओह, वेट वेट वेट, ये इलेक्ट्रिसिटी लिक्विड स्टेट की बात कर रहा है। तो लिक्विड स्टेट में तो कर सकता है ना, क्योंकि मोल्टन होगा, लिक्विड इज मोल्टन। बट एल्यूमिनियम ऑक्साइड नहीं करेगा विद वाटर, क्योंकि वो इनसॉल्युबल होता है, ठीक है। माय आंसर इज सी, पक्का पक्का, ठीक है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है ना, वो जेड के अंदर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा, बिकॉज इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर। अच्छा लिखा हुआ है मैंने, माय गुडनेस, क्लियर तो है, ठीक है, ठीक है। आगे चलते हैं। विच रो describes the relative size of the ionic radii of sodium, magnesium and sulfur। अच्छा जनाब, सबसे खतरनाक बात यह है कि आपको डेटा बुकलेट तो मिलेगी नहीं, तो आपको आयनिक रेडियसेस भी नहीं मिलेंगे। अब तो आपने नॉलेज यूज करनी है, और नॉलेज यूज करके आपने इस क्वेश्चन का आंसर डिटरमिन करना है। नॉलेज यूज करके मैंने दिखाई है आपको, मैंने बताया आपको, पढ़ाया ये पूरा टॉपिक। तो मैं सबसे पहले आपको पॉइंट याद करवा देता हूँ जो मैंने करवाया है। मैंने ये कहा है, as the magnitude of positive charge increases, proton to electron attraction increases, proton to electron attraction increases, size of the cation decreases, ठीक है। ये मैंने स्टेटमेंट पूरा एक्सप्लेन किया है आपको, रीजन के साथ किया है कि भाई इसमें 11 प्रोटॉन्स और 10 इलेक्ट्रॉन्स की अट्रैक्शन है, इसमें 12 प्रोटॉन्स और 10 इलेक्ट्रॉन्स की अट्रैक्शन है। बेसिकली इसमें अट्रैक्शन ज्यादा है, ठीक है। तो इसका मतलब मैग्नीशियम आयन का रेडियस स्मॉलर होगा एज कंपेयर टू सोडियम आयन का रेडियस। ये तो पहला पॉइंट हो गया मेरा। दूसरा, मैंने एक और भी पॉइंट लिखवाया था इसी टॉपिक के अंदर आप लोगों को, और वो ये था, the size
of anion is always greater than cation. इसका मतलब S2 negative has bigger ionic radii. So सबसे छोटा जो रेडियस होगा वो मैग्नीशियम का, उससे बड़ा सोडियम का, और सबसे बड़ा जो है वो सल्फर का, सल्फाइड आयन का. ऑन द बेसिस ऑफ दैट ब्रावो इज द राइट आंसर. ठीक है, ऑलराइट. आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि ये है मैग्नीशियम, एक मिनट, ये है मैग्नीशियम 2+, इट हैज 12 प्रोटॉन्स एंड 10 इलेक्ट्रॉन्स. देन सोडियम आयन है, इट हैज 11 प्रोटॉन्स एंड 10 इलेक्ट्रॉन्स. और फिर आपके पास सल्फर 2 नेगेटिव आयन है, इसका मतलब इट हैज 16 प्रोटॉन्स एंड 18 इलेक्ट्रॉन्स. राइट. तो इसमें प्रोटॉन टू इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन ज्यादा, साइज कम, और इसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो रिपल्जन ज्यादा होगी. मोर रिपल्जन, बिगर आयनिक रेडियस. Okay, next. The oxides barium, calcium, magnesium, and strontium all produces alkaline solution when added to water. Which oxide produces the saturated solution with the highest pH? Highest pH उसकी होती है जो highly soluble हो, most soluble हो. और आप जानते हैं कि down the group oxides of group 2 elements की solubility increase होती है. ये भी पढ़ाया हमने आपको, solubility of group 2 oxides down the group increases. ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास बेरियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, स्ट्रोंशियम. oops, no 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 no, ये है मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम, then barium, my goodness, then strontium oxide and then barium oxide. ये most soluble होगा, strong alkaline solution barium oxide का होगा, and therefore barium oxide is going to be the right answer. Question number 20, which row is correct? Temperature needed to decompose group 2 metalline. Okay, so हमने आपको ये भी पढ़ाया हुआ है और हमने कहा है कि down the group thermal stability of group 2 nitrates increases. That means you need a lot of temperature for decomposition. इसका मतलब ये भी गलत, ये भी गलत, ये दोनों ठीक है. अच्छा, फिर वो कह रहे हैं solubility of group 2 sulfates, तो हमने ये भी पढ़ाया आपको कि down the group metal sulfates की solubility, group 2 metal sulfates की solubility decreases. इसका मतलब barium sulfate insoluble, magnesium sulfate soluble, तो decreases. ठीक है, तो decreases, तो इसका मतलब ये भी गलत, ये भी गलत, ये ठीक होगा और ये ठीक होगा, तो right answer is D obviously. Question number 21, which statement about group 17 elements and compound is correct? Group 17 is basically halogen. Okay, एक एक statement पढ़ना होगा अब हमें. Sodium chloride produces chlorine when reacted with concentrated sulfuric acid. Absolutely incorrect. इसलिए क्योंकि जब हम सोडियम क्लोराइड को कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करवाते हैं तो वो क्लोरीन बनाने के बजाय मिस्टी फ्यूम्स ऑफ HCl बना लेता है, तो ऑक्सीडेशन तो होती नहीं है. ऑप्शन है गलत हो गया. फिर उसके बाद है आपके पास सोडियम क्लोराइड प्रोड्यूसेस क्लोरीन व्हेन रिएक्टेड विद ब्रोमीन. नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल, बिकॉज ब्रोमीन
is less reactive than chlorine. ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं. Sodium bromide produces bromine when reacted with concentrated sulfuric acid. That's right. That's the answer. और ये हमने किया भी है. आप जानते हैं कि concentrated sulfuric acid oxidizing agent होता है. ब्रोमाइड को ऑक्सीडाइज करके ब्रोमीन में कन्वर्ट कर देता है. ऑलराइट, लास्ट ऑप्शन देख लेते हैं. Sodium bromide produces bromine when reacted with iodine. Absolutely incorrect, because iodine is less reactive. Iodine is less reactive than bromine. Okay, so absolutely incorrect. Next is chlorine is bubbled through 100 cm cube of hot 4 mole per dm cube sodium hydroxide until the reaction is complete. Which row is correct? Oh my goodness. Oh. तो मुझे concentration और volume given है NaOH का, which means I can find the moles of NaOH here. तो मैं सबसे पहले moles of NaOH निकाल लेता हूँ. तो ये हो जाएगा 100 into 4.0 divided by 1000. So 4,000 is going to be 0.4 moles. Okay. Issue is the issue is कि मैं इस इक्वेशन को भी तो बैलेंस करूँ ना सबसे पहले. और याद रखिएगा कि हम एक्चुअली हॉट NaOH को क्लोरीन से रिएक्शन करवा रहे हैं, तो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होता है और ये बनेगा 6 NaOH plus 3 Cl2 एरो 5 NaCl plus NaClO3 plus 3 H2O. सही है. तो देखो इसमें दो इशू है. पहला इशू ये है कि NaOH और NaCl इन दोनों को कंपेयर करूंगा, फिर NaOH और NaClO3 इन दोनों को भी कंपेयर करूंगा. कुछ ऐसा ही है. सही है ना? आई थिंक सो. तो हम ये हमारा पहला स्टेप था बाय द वे. अब हमारा दूसरा, ओके वेट, ये हमारा फर्स्ट स्टेप था बाय द वे. अब हमारा सेकंड स्टेप. और हमारे सेकंड स्टेप में हम क्या कर रहे हैं? हम कंपैरिजन कर रहे हैं NaOH वर्सेस NaCl. सही. ये 6 मोल्स है, ये 5 मोल्स है. अगर आपने 0.4 कैलकुलेट किए तो मोल्स ऑफ NaCl कितने आ जाएंगे? ये आ जाएंगे जनाब 0.33 मोल्स. ठीक है. थर्ड स्टेप, NaOH और NaClO देख लो. तो NaClO3, तो ये है 6 मोल्स और ये है 1 मोल. अगर ये 0.4 मोल्स है तो बताओ ये कितना होगा? तो मोल्स ऑफ NaClO3 कितना हो जाएगा? 0.067. सही है. तो यहां से टोटल मोल्स ऑफ सोडियम आयन निकाले मैंने आफ्टर द रिएक्शन. ये तो गलत. ओ सॉरी, ये गलत, ये गलत, ये ठीक है, ये ठीक है, क्योंकि क्लोरीन जो है वो 3 आ रहा है मेरे पास. एक्स की वैल्यू 3 आ रही है ना. या तो ए है या बी आंसर है. अब कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम आयन आफ्टर द रिएक्शन मालूम करवाना चाह रहे हैं. 4 मोल या फिर लेस देन इतना. तो भाई आफ्टर द रिएक्शन इनिशियली तो ये मोल्स थे NaOH के, और उसमें से
ये moles of NaOH NaCl बनते हैं, तो after the reaction 0.33 बने, after the reaction 0.067 बने, तो भाई आफ्टर द रिएक्शन कितने हो जाएंगे? 0.397 मोल्स। 0.397 मोल्स अगर हैं, 0.397 मोल्स अगर हैं आपके पास, तो क्या होगा? तो क्या होगा? तो क्या होगा? 0.379 मोल। तो इसका मतलब कंसंट्रेशन 4 से कम होगी, है ना? ये मोल्स जो है ये 4 से कम हो गए, इसका मतलब बी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। ठीक है, दैट्स another question जो मुझे ट्रिकी लगा, बिकॉज इट्स नॉट एन इजी टास्क। डिस्प्रोपोर्शनेशन में ये भी रिएक्शन कर रहा है, तो इसका भी कंपैरिजन करना है कि कितने यूज हुए, कितने कंज्यूम हुए, कितने फॉर्म हुए। सिमिलरली यहाँ पर कितने कंज्यूम होकर फॉर्म हो गए, ये भी डिटरमिन करना है। जब डिटरमिन कर लेंगे तो दोनों को ऐड करके फाइंड आउट करेंगे कि मोल्स लेस देन, और वो भी सोडियम आयन के, सोडियम आयंस के, यानी सोडियम क्लोराइड के जो मोल्स हैं वही सोडियम आयंस के होंगे, सोडियम क्लोराइड 1 के जो मोल्स हैं वही सोडियम आयंस के होंगे। तो टोटल सोडियम आयंस के मोल्स ये हो जाएंगे, यानी 4 से कम हो जाएंगे। Anyhow, let's move on to the next part. Statement about ammonia or ammonium ion is correct. Ammonia or ammonium ion is correct. Okay. पढ़ते हैं. Ammonia gas is produced when an aqueous solution containing ammonium ion is reacted with a strong acid. Absolutely incorrect. Strong acid से reaction नहीं करता. स्ट्रॉन्ग एल्कली से जब रिएक्शन होगा तो अमोनिया गैस रिलीज होगी। यही पढ़ा है, ये लिख पाया है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, सिल्वर आयोडाइड इज सॉल्युबल। एब्सोल्युटली इनकरेक्ट, बिकॉज वो वाटर में भी डिसॉल्व नहीं होता और एक्वस अमोनिया में भी डिसॉल्व नहीं होता। नॉट सॉल्युबल। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, द अमोनियम आयन हैज द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एज मीथेन मॉलिक्यूल। लेट्स वी हैव टू वर्क ऑन इट। अमोनियम आयन, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 टाइम्स 4 करूंगा तो ये हो जाएंगे 11 इलेक्ट्रॉन्स, और प्लस चार्ज है तो इसका मतलब -1 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? 10। ठीक है, मीथेन में देखते हैं। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 तो 6 इलेक्ट्रॉन्स, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 टाइम्स 4, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? 10। तो सही तो है, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, तो सी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। लेकिन लेकिन अगला ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं। द स्क्वायर प्लेनर अमोनियम आयन कंटेन अ डेटिव बॉन्ड। डेटिव बॉन्ड होता है, लेकिन अमोनियम आयन की ज्योमेट्री 109.5 डिग्री एंगल होने की वजह से टेट्राहेड्रल होती है, स्क्वायर प्लेनर नहीं होती, व्हिच मींस इट इज आल्सो इनकरेक्ट। तो स्क्वायर प्लेनर नहीं होगी, डेटिव बॉन्ड होता है बट स्क्वायर प्लेनर नहीं होगी। ठीक है, इसका एंगल कितना होता है? 109.5 डिग्री। इसका मतलब ये टेट्राहेड्रल होती है। इसकी शेप क्या होती है? टेट्राहेड्रल। और आपको लग रहा होगा कि हमने नहीं पढ़ा है, नहीं ऐसी बात नहीं है, हमने पढ़ा है, लिखवाया हुआ है आपको। आगे चलते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड कैन बी catalytically oxidized by the oxides of nitrogen in the atmosphere. We have done that as well. मैं पहला स्टेप बता देता हूँ कि मेरे पास NO2 था, एटमॉस्फेयर में मौजूद सल्फर डाइऑक्साइड को ऑक्सीडाइज करके इसने सल्फर ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट किया और खुद कन्वर्ट हो गया NO में। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ कि जो NO था उसने एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से रिएक्शन किया और रिएक्शन करके कन्वर्ट हो जाएगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में। तो रिएक्शन स्टार्ट हुआ NO2 से, मुझे वापस NO2 मिला, एक्ट एज अ कैटलिस्ट। ऑलराइट, सो वो कह रहे हैं आपसे व्हिच रिएक्शन शोज हाउ द कैटलिस्ट इज रीफॉर्म्ड। रीफॉर्म, तो भाई ये रीफॉर्म हुआ ना, ये इक्वेशन बनेगी। तो ये इक्वेशन लिखी हुई है कहाँ पर? ये इक्वेशन डी में लिखी हुई है, व्हिच इज व्हाई डी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। ठीक है, क्योंकि जो कैटलिस्ट था वो रीफॉर्म हुआ आपके सेकेंड इक्वेशन में, और वो सेकेंड इक्वेशन किस ऑप्शन के अंदर गिवन था? ऑप्शन डी के अंदर गिवन था, व्हिच इज व्हाई ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25, separate 1 gram sample of this are added to separate beakers containing water and stirred. Okay, तो पहली तो बात ये कि भाई ये तीनों के तीनों ऑक्साइड्स हैं,
ओ, तीनों के तीनों नहीं भाई, ये 4 ऑक्साइड्स हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, ये ऑक्साइड्स हो गए, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्लोराइड्स हो गए। तो आपको 4 ऑक्साइड्स दिए, 4 क्लोराइड्स दिए सेम एलिमेंट्स के। द नंबर ऑफ बीकर्स कंटेनिंग अ व्हाइट सॉलिड इज क्यू। ओह, दैट्स ट्रिकी यार। ओके, इसको कैसे काम करूं मैं? इसको कैसे एडजस्ट करें यार, ये तो काफी लेंथी है सिलसिला। हम वाटर में ऐड कर रहे हैं पहला, और फिर एक्सेस NaOH ऐड कर रहे हैं, ये हमारा दूसरा है। हम ये दो चीजें ऐड कर रहे हैं, राइट? हम ये दो चीजें ऐड कर रहे हैं बेसिकली। ओके, और हमें क्या चाहिए? व्हाइट सॉलिड Q एंड व्हाइट सॉलिड R। माय गुडनेस, अच्छा, चलें देखते हैं व्हाइट सॉलिड Q, व्हाइट सॉलिड R। चलिए स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले बात करते हैं सोडियम ऑक्साइड। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा अगर आपको याद हो, और NaOH के साथ कोई रिएक्शन नहीं होगा इसका, ठीक है, क्योंकि ये खुद बेसिक ऑक्साइड होता है, एल्कीन से रिएक्शन नहीं करेगा। मैग्नीशियम ऑक्साइड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, और आप जानते हैं डाउन द ग्रुप 2 सल्फेट की सॉलिबिलिटी जो है वो इंक्रीज होती है, तो इसका मतलब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के व्हाइट प्रेसिपिटेट्स आएंगे। तो एक तो क्यू ये हो गया आपके पास, इसके व्हाइट प्रेसिपिटेट्स आ रहे हैं। और मैग्नीशियम ऑक्साइड खुद एक बेसिक ऑक्साइड है, हाइड्रोक्साइड आयन से रिएक्शन जब करता है तो तो व्हाइट प्रेसिपिटेट्स बना सकता है, क्योंकि ये बनाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के व्हाइट प्रेसिपिटेट्स। ये आपका आर हो गया, सही है। यानी ये क्यू से रिलेटेड है और ये आर से रिलेटेड है, इस तरह से कर लो, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। वाटर में डिसॉल्व नहीं होता, रिएक्शन नहीं करेगा। एल्यूमिनियम ऑक्साइड एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन कर लेगा, एंड जाहिर सी बात है रिएक्शन करके सोल्यूशन बनाएगा, तो प्रेसिपिटेट्स नहीं बनेंगे। सही है, प्रेसिपिटेट्स नहीं बनेंगे एल्यूमिनियम ऑक्साइड से। SiO2 वाटर में डिसॉल्व नहीं होता, लेकिन NaOH से जब रिएक्शन करता है NaOH से जब रिएक्शन करता है NaOH से जब रिएक्शन करता है तो सोडियम सिलिकेट बना लेता है ना। लेकिन NaOH से अगर रिएक्शन करता है तो वो, उसने कहा है एक्सेस NaOH, जबकि ये रिएक्शन करता है हॉट कॉन्सेंट्रेटेड NaOH से, इसका मतलब ये भी रिएक्शन नहीं करेगा, ठीक है। तो ये तो ऑक्साइड्स हमने कवर कर दिए। लेट्स टॉक अबाउट क्लोराइड्स। NaCl को वाटर में मिक्स करेंगे तो सोल्यूशन बनाएगा, प्रेसिपिटेट्स नहीं बनेंगे। NaOH, तो NaCl सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन नहीं करता, ठीक है। मैग्नीशियम क्लोराइड वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो सोल्यूशन बनाएगा, सही है, प्रेसिपिटेट्स नहीं बनेंगे। लेकिन मैग्नीशियम क्लोराइड जब NaOH से रिएक्शन करेगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के प्रेसिपिटेट्स बना लेगा, तो ये आर आ गया आपके पास, ठीक है। उसके बाद Al2Cl6 की बात करते हैं, ये हाइड्रोलाइज हो जाएगा, सोल्यूशन बनाएगा, लेकिन साथ साथ आपको याद है
एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बनाता है ये, मैंने इक्वेशन लिखवाई भी है आपको। और उसके प्रेसिपिटेट्स बनेंगे तो ये क्यू बना लेगा, प्रेसिपिटेट्स आएंगे। एल्यूमिनियम क्लोराइड जो है वो NaOH के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, प्रेसिपिटेट नहीं बनाएगा। सही है। उसके बाद SiCl4 जब वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो SiO2 बनाएगा, इसके प्रेसिपिटेट बनेंगे तो ये क्यू हो गया। और SiCl4 जो है वो, तो क्यू कितने बना रहा है मेरे पास, 3 बना रहे हैं। तो क्यू कितने बना रहा है मेरे पास, 3 बना रहा है। NaOH से रिएक्शन करेगा तो सिलिकॉन प्रेसिपिटेट बना लेगा इसके। सॉलिड बना लेगा, ये भी R हो गया। अम्म, बेटा इसके भी प्रेसिपिटेट्स बनेंगे। सही है, NaOH से, क्योंकि एल्यूमिनियम आयंस का टेस्ट पॉजिटिव आता है ना NaOH के साथ। तो R मेरे पास 4 हो गए, और Q जो है वो मेरे पास 1 2 3 हो गए। कोई मिस कर रहा हूँ मैं? Q जो है वो वाटर है, तो वाटर के साथ इसकी भी हाइड्रोलिसिस होगी, इसकी भी हाइड्रोलिसिस होगी। So am I missing something? तो ऑक्साइड्स जो हैं वो एल्यूमिनियम के बनेंगे। क्यों, मतलब am I missing something? Insoluble in water होता है। Oh yes, yes, 1 2 3। ओ, 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 गलती हो गई छोटी सी। उसके प्रेसिपिटेट्स आ जाएंगे, इसके भी प्रेसिपिटेट्स आने चाहिए, इसके भी प्रेसिपिटेट्स आने चाहिए। मुझे लगता है कि R तो बिल्कुल सही है, मेरे पास 4 R हो गए मेरे पास, ठीक है, इन सबके प्रेसिपिटेट्स आएंगे। बट आई एम स्टक विद 3 मेरे पास आ रहे हैं। आई एम थिंकिंग के कोई और गलती तो नहीं की भी मैंने, कोई और चीज तो मिस नहीं कर रहा हूँ। कोई और चीज। एक्चुअली ये इनसॉल्युबल इन वाटर होता है,
ये भी तो सॉलिड होगा। जैसे ये तो कह रहा हूँ कि भाई किसी चीज पर स्टक कर गया हूँ मैं, कोई ऐसी चीज है जो मिस कर गया हूँ, तो SiO2 इनसॉल्युबल इन वाटर होता है, तो इसका भी सॉलिड होगा। तो 1 2 3 4 हो जाएंगे, यहाँ से 1 2 3 4 हो जाएंगे, तो ये भी 4 और ये भी 4। सही है। बैड क्वेश्चन। नेक्स्ट, which pair of alcohols are isomers of each other? My goodness. Butane 1 are isomers of each other, 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 are isomers of each other. Okay. Butane 1 guys, बहुत ध्यान से देखिएगा। CH3 CH2 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 OH, ये ब्यूटेन 1 वो कह रहे हैं 2 डाइमिथाइल प्रोपेन 1 प्रोपेन 1 ये हो गया आपका, ये प्रोपेन 1 हो गया। वो कह रहे हैं 2 डाइमिथाइल, ये हो गया। तो ये CH2 और ये CH3, ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स नहीं है, इसलिए क्योंकि यहाँ 4 कार्बन एटम्स हैं, यहाँ पर 1 2 3 4 5 कार्बन एटम है, ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज एब्सोल्युटली इनकरेक्ट। लेट्स टॉक अबाउट बी। बी की बात करते हैं। ब्यूटेन 2 ओल आपके पास ये होगा CH3 CH OH CH2 CH3। ओके, और 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ओल, तो प्रोपेन 2 ओल ये हो जाएगा आपके पास। ये एक मिनट, हम थोड़ा सा इसको नीचे कर दें। प्रोपेन 2 ओल, प्रोपेन 2 ओल ये हो जाएगा, ये प्रोपेन 2 ओल हो गया और 2 मिथाइल ये हो गया। तो इसका मतलब ये आपका आइसोमर हो जाएगा एक दूसरे से, क्योंकि दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चर डिफरेंट है, which means B is going to be the right answer. Okay. How many chiral carbon atoms are there in one molecule of 2 2 4 5 tetramethyl hexane 3-ol? My goodness. So मैं क्या करूंगा, मैं सबसे पहले तो हेक्सेन की लॉन्ग चेन लिखूंगा, 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। 3 ओल कह रहा है, 1 2 3 3 ओल कह रहा है, ये 3 ओल हो गया। फिर वो कह रहे हैं आपसे 2 2, फिर वो आपसे क्या कह रहे हैं, 2 2 सरप्राइजिंगली ये तो 3 ओल हो गया। अब वो क्या कह रहे हैं, 2 2 1 2, तो एक CH3 मैंने यहाँ लगाया, एक CH3 मैंने यहाँ लगाया, 1 2 3 4, एक CH3 मैंने यहाँ लगाया, 5 पे कह रहे हैं एक CH3 मैंने यहाँ लगाया, तो ये भी CH3 हो गया, ये CH हो गया, ये भी CH हो गया, और ये CH3 हो गया। ठीक है, ये कायरल नहीं हो सकती 3 सिमिलर हाइड्रोजन्स, नो कायरल 3 सिमिलर हाइड्रोजन्स, नो कायरल 3 सिमिलर हाइड्रोजन्स। ये कार्बन की कायरल नहीं हो सकती क्योंकि 3 सिमिलर मिथाइल। ये कायरल हो सकती है क्योंकि इसमें 1 2, ये थर्ड और ये पूरा फोर्थ ग्रुप हो जाएगा। ये भी कायरल हो सकती है क्योंकि ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये पूरा फोर्थ हो जाएगा। ये भी कायरल नहीं होगी क्योंकि इसके साथ 2 सिमिलर CH3 हैं, और जाहिर सी बात है ये भी नहीं कायरल कार्बन होंगे। तो आपके पास टोटल कायरल कार्बन एटम्स कितने आ गए यहाँ से, ये फर्स्ट हो गया आपका और ये सेकंड हो गया, बस ये 2 हैं। इसका मतलब राइट आंसर इज गोइंग टू बी बी। ओके, फिर वो कह रहे हैं क्वेश्चन में which pair of reagents react together in a redox reaction? Redox reaction is A because bromine is oxidizing agent. Okay, while alkene is a reducing agent in this reaction. ठीक है, अच्छा इसको देखो, ये क्यों गलत है, ये है एस्टर की एसिड हाइड्रोलिसिस, तो ये रिडॉक्स नहीं हो सकता। ये कीटोन है, कीटोन अंडरगोज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, तो ये भी गलत हो गया। ये डिहाइड्रेशन हो रही है, इसलिए नहीं होगा।
सही है? आई होप इट मेक्स सेंस टू यू. ओके. Oh, easy. Question number 29. Oh my goodness. Santonin is shown. Santonin is first treated with warm dilute H2SO4. सेंटोनिन में आप नोट करें ये आपका एस्टर बॉन्ड है. तो जब आप डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से इसको सबसे पहले ट्रीट करेंगे तो ये एस्टर बॉन्ड को यहाँ से ब्रेक कर देगा. सो मैं इस सेंटोनिन को दोबारा से लिख लेता हूँ ताकि मुझे आसानी हो आपको बात समझाने में कि हो क्या रहा है. सबसे पहले एस्टर का बॉन्ड ब्रेक होगा विद सल्फ्यूरिक एसिड. तो मेरे पास जगह भी नहीं है एक्चुअली. चलो कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं है, जगह बना लेते हैं. जगह बना लेते हैं. ये एस्टर का बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा यहाँ से. ये एस्टर का बॉन्ड हमने यहाँ से ब्रेक कर दिया. सही है. और जाहिर सी बात है जब एसिड हाइड्रोलिसिस होती है तो ये OH पे कन्वर्ट हो जाएगा और ये COOH में कन्वर्ट हो जाएगा. यही कहा था आपको क्लास में और यही करके दिखाया मैंने. तो मैंने सबसे पहले जो है ना वो बेसिकली क्या चीज इंट्रोड्यूस कर दी, क्या चीज हाईलाइट कर दी है, सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन. फिर वो कह रहे हैं द प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन, यानी ये जो प्रोडक्ट आई है इसकी बात कर रहे हैं, इज ट्रीटेड विद कोल्ड डाइल्यूट K1O4. तो जब आप कोल्ड डाइल्यूट K1O4 से रिएक्शन कराते हैं तो डायोल्स फॉर्म होते हैं. राइट. क्या बनेंगे? डायोल्स आर फॉर्म. ठीक है. अब मैं इससे डायोल्स बनाऊंगा तो जाहिर सी बात है इससे डायोल्स बनाना है मैंने. अब इसको मैं एक मतलब और कॉपी करूं ताकि मैं इससे डायोल्स बना लूं. या अल्लाह कॉपी हो जाए बस. ओ थैंक यू अल्लाह ताला. अब मैं डायोल्स बना लेता हूँ. डायोल्स बनाने के लिए क्या होगा, ये जो आपका बॉन्ड है ना ये खत्म होगा, ये जो बॉन्ड है ना आपका ये भी खत्म होगा. सही है भाई. तो एक OH आपका यहाँ आ जाएगा, एक OH आपका यहाँ आ जाएगा, एक OH आपका यहाँ आ जाएगा और एक OH आपका यहाँ आ जाएगा. जगह नहीं है तो मैंने रिंग में लिख दिया. ठीक है. और रिंग में नहीं होगा ये, यहाँ कर देता हूँ यार इसको. ठीक है भाई. अब टोटल OH कितने हो जाएंगे? 1 2 3 4 5 6 हो जाएंगे. तो बेसिकली वो क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, हाउ मेनी एटम्स ऑफ हाइड्रोजन इन ईच मॉलिक्यूल ऑफ प्रोडक्ट Q विल रिएक्ट विद सोडियम एटम. तो भाई सोडियम एटम से ये भी रिएक्शन करेगा, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी. तो टोटल कितने रिएक्शंस करेंगे? 1 2 3 4 5 6 6 रिएक्शन करेंगे. तो राइट आंसर इज गोइंग टू बी D. सही है. आई होप इट मेक्स सेंस टू यू कि सबसे पहले हमने किससे रिएक्शन करवाया? सबसे पहले हमने रिएक्शन करवाया उसको डाइल्यूट H2SO4 से. तो हमने उसका एस्टर का बॉन्ड ब्रेक किया. हम यहाँ लिख भी देते हैं कि ये एस्टर का बॉन्ड है. एस्टर का बॉन्ड जब ब्रेक हो जाएगा तो उसके बाद हमने उसको किससे रिएक्शन करवाया? कोल्ड KMnO4 से. तो डायोल्स बनाएंगे. ठीक है. तो जो प्रोडक्ट होगी वो सोडियम मेटल. हाउ मेनी एटम्स ऑफ हाइड्रोजन react with sodium atom. Kind of challenging. Compound R can be formed from 1 bromopropane using nucleophilic substitution reaction followed by an oxidation. Followed by an oxidation. Followed by an oxidation. और आपके पास वो कह रहे हैं what is the identity of R can be formed. अच्छा मैं एक काम करता हूँ, मैं काम ये करता हूँ कि मैं 1 ब्रोमोप्रोपेन लिखता हूँ CH3 CH2 CH2 Br. न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से करवाते हैं. मैं दो पॉसिबिलिटीज ले रहा हूँ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की. पहली पॉसिबिलिटी कि मैं इसमें साइनाइड अटैच कर दूं स्टेप अप रिएक्शन के थ्रू. दूसरी पॉसिबिलिटी कि NaOH से रिएक्शन करवा के OH अटैच कर दूं. ठीक है. तो याद रखना कि ये मैंने SN रिएक्शन करवा दिया. सही है. अब वो कह रहे हैं फॉलोड बाय ऑक्सीडेशन. तो बेटा इसकी ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है, इसकी एसिड हाइड्रोलिसिस होती है. ऑक्सीडेशन नॉट पॉसिबल. इसका मतलब ये फॉर्मेट गलत हो गया. लेकिन अगर मैं इसकी ऑक्सीडेशन कर दूं तो जाहिर सी बात है ये जो आपके पास CH2OH है ये कन्वर्ट हो जाएगा COOH में.
सही है, तो ये आपका R हो गया। तो प्रोपेनोइक एसिड बनाया आपने, तो राइट आंसर इज ए। प्रोपेनॉन नहीं बन सकता, ठीक है। पॉसिबल नहीं है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कह दिया उन्होंने, और फिर उसके बाद ऑक्सीडेशन रिएक्शन कह दिया आप, तो ना एस्टर बन सकता है, ना प्रोपाइल एमाइन बन सकता है, ना प्रोपेनॉन बन सकता है। प्रोपेनॉन इज कीटोन, कीटोन जो है वो सेकेंडरी अल्कोहल्स की ऑक्सीडेशन से बनता है। ऑलराइट, नेक्स्ट, 3 colorless liquids with the following formulae are contained in separate unlabeled bottles. Which two tests carried out on separate samples of each liquid will successfully identify each liquid? Okay. तो मेरे पास है CH3, CH2, COOH, फिर है मेरे पास CH3, CHOH एंड देन CO2H, और फिर मेरे पास है CH3, CO, CO2H। ठीक है, मेरे पास सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है रिएक्शन करने के लिए, मेरे पास टॉलेंस रिएजेंट है, मेरे पास 2,4-DNPH है, टॉलेंस और K2Cr2O7 है वार्म। ठीक है, चलो लेट्स ट्राई कि भाई क्या क्या इसमें से पॉसिबिलिटीज जज हो सकती हैं। सही है, पॉसिबिलिटी ये है कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इससे रिएक्शन कर लेगा, इससे भी रिएक्शन करेगा, इससे भी रिएक्शन करेगा, तो मैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को यूज कर सकता हूँ? बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि ये तो तीनों में टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है, तो डिस्टिंग्विश कैसे करूंगा फिर मैं? ठीक है, टॉलेंस टेस्ट इसमें नहीं आएगा, टॉलेंस टेस्ट किसी में भी नहीं आएगा, क्योंकि टॉलेंस टेस्ट एल्डिहाइड कीटोन के लिए, एल्डिहाइड के लिए होता है। 2,4-DNPH ये कार्बोक्सिलिक एसिड, इसमें नहीं आएगा, इसमें भी नहीं आएगा, लेकिन कार्बोक्स इसमें कीटोन है तो 2,4-DNPH का टेस्ट आ जाएगा। कार्बोक्सिलिक एसिड कैन नॉट ऑक्सीडाइज बट दिस कंटेन्स सेकेंडरी अल्कोहल, तो सेकेंडरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज हो जाएगा, और ये ऑक्सीडाइज नहीं होगा। तो इसका मतलब मैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ले सकता हूं और K2Cr2O7 भी ले सकता हूं। सो मैं बेसिकली क्या लूंगा, मैं बेसिकली लूंगा एसिडिफाइड K2Cr2O7 ले सकता हूँ, क्योंकि वो इस वाले को टेस्ट कर लेगा, तो ये भी हो सकता है करेक्ट, ये भी हो सकता है करेक्ट, और 2,4-DNPH ले सकता हूं मैं। सही है, तो राइट आंसर इज आई थिंक सी। इसके अलावा कोई ऑप्शन नजर नहीं आ रहा मुझे। ठीक है, तो अगर मैं 2,4-DNPH लूंगा तो ये वाला टेस्ट पॉजिटिव हो जाएगा, ये कंफर्म हो जाएगा। डाइक्रोमेट 6 साइंस लूंगा तो ये कंफर्म हो जाएगा, और ऑब्वियसली ऑटोमेटिकली कंफर्म हो जाएगा मेरे पास। ठीक है, आई होप इट मेक्स सेंस टू यू। 32, my goodness, horrible structure. An alcohol X reacts with dicarboxylic acid Y to form a double ester. डबल एस्टर, ओके, 2 एस्टर बना रहे, तो एक एस्टर तो ये रहा आपके पास, ये रहा, और दूसरा एस्टर ये रहा आपके पास, 2 एस्टर बना रहे। ठीक है, ओके, which row about the reactants forming ester Z is correct? ओके, सो नॉट अ बिग डील, हमें अल्कोहल X चाहिए, हमें डाइकार्बोक्सिलिक एसिड Y चाहिए, और मैंने आपको ये बात समझाई थी कि जब भी तुम्हें एस्टर का स्ट्रक्चर मिले, एस्टर का बॉन्ड सबसे पहले ब्रेक करो, यानी C सिंगल बॉन्ड वो ब्रेक करो, जितने हैं सब ब्रेक कर दो। तो मैंने यहां से भी ब्रेक कर दिए। मैंने आपको कॉन्सेप्ट ये दिया हुआ है कि ऑक्सीजन विल गेट हाइड्रोजन और वाटर, इफ यू रिमेंबर, तो ये भी ऑक्सीजन क्या लेगा, हाइड्रोजन और वाटर। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास स्ट्रक्चर ये आ रहा है, सही है,
बल्कि मैं इसको थोड़ा तमीज से लिख देता हूँ। आपके पास स्ट्रक्चर ये आ रहा है, ये OH और ये, और इस OH जिस कार्बन के साथ अटैच है, अगर उसके पास एक हाइड्रोजन हो तो वो सेकेंडरी अल्कोहल होता है, विच इज 2 डिग्री अल्कोहल। तो ये 2 डिग्री अल्कोहल है, तो या तो ये होगा या ये होगा। सही है। अच्छा, हमने आपको एक और भी चीज बताई थी, हमने कहा था कि जो CO होता है वो OH ऑफ वाटर हासिल करके COH में कन्वर्ट हो जाता है। OH ऑफ वाटर टू गिव COH, ये मेरा कॉन्सेप्ट था ना, मैं उसी को अप्लाई कर रहा हूँ। सो मेरे पास स्ट्रक्चर ये बनेगा, ये CO है, इसने OH ऑफ वाटर हासिल करके COH बनाया। फिर ये उप्स 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 उप्स, फिर ये CO है, इसने वाटर का OH हासिल करके COH बनाया। ओके, तो ये आपका X हो गया, ये आपका Y हो गया, और Y देखो डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है। सही है, प्रूफ हो गई सारी बातें। अब वो कह रहे हैं द शेप ऑफ द रिंग इन Y, तो भाई ये जो रिंग है ये बेंजीन तो नहीं है, ये तो साइक्लोहेक्सेन है, और साइक्लोहेक्सेन जो है वो 3D स्ट्रक्चर कैरी करती है। 3D स्ट्रक्चर होगा इसका, ठीक है। तो ऑब्वियसली नॉट प्लेनर, जब 3D होता है तो नॉट प्लेनर, तो इसका मतलब ये भी गलत, ये भी गलत, ये ठीक, ये ठीक, तो राइट आंसर इज गोइंग टू बी एन ए। ओके, आई होप इट मेक्स सेंस टू यू। काफी चैलेंजिंग चैलेंजिंग है बेटा क्वेश्चंस तो इसमें। Okay, W reacts with alkaline aquacidine to form a yellow precipitates and this ion. Okay, which row identifies W and the yellow precipitate? Butanol, ये है ब्यूटानॉन, CH3 CO CH2 CH3 क्लास में करवाया मैंने आपको। अगर मैं इसको आइडोफॉर्म से रिएक्शन करवा रहा हूं जैसे वो कह रहे हैं, तो येलो प्रेसिपिटेट्स बनेंगे, और ये जो येलो प्रेसिपिटेट्स हैं ये CHI3 के होते हैं हमेशा, तो इसका मतलब ये भी गलत, ये भी गलत, ये ठीक होगा या फिर ये ठीक होगा। अब हम इस CH3 से CHI3 बना लेते हैं आइडोफॉर्म, अगर आपको याद हो। बाकी जो है उसको लिखो CH3 CH2 एज इट इज, ये CO एज इट इज, और ये CO क्या हासिल कर लेगा, OH, एंड ऑब्वियसली मीडियम एल्कलाइन होने की वजह से ये फाइनली किस में कन्वर्ट होगा, सॉल्ट में। और मैंने कहा था कि सॉल्ट वुड बी द फाइनल प्रोडक्ट, एग्जामिनर ने मुझे ये सॉल्ट बना के दिया हुआ है, तो ये सॉल्ट सिर्फ ब्यूटानॉन से मुझे मिल रहा है, इसका मतलब ए इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। ठीक है, प्रोपोनॉन से नहीं मिल सकता। आप चाहें तो कर ले, मैंने प्रोपोनॉन भी करवाया आपको क्लास में। ठीक है, मैं करके दिखा देता हूँ प्रोपोनॉन से भी। ये है CH3, ये है CO, और ये है CH3, तो ऑब्वियसली ये CH3 आपको CHI3 दे देगा। बाकी दो कार्बन एटम का कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, दो कार्बन एटम का कार्बोक्सिलिक एसिड विल गिव यू अ सॉल्ट व्हिच इज CH3COO नेगेटिव, और हमें जो सॉल्ट एग्जामिनर ने दिया हुआ है ये उससे टैली नहीं हो रहा, इसका मतलब ये होगा कि ब्यूटानॉन वुड बी द राइट आंसर। ओके, ethanol reacts with hydrogen cyanide in the presence of KCN to produce a hydroxynitrile. What is the first step in the mechanism of this reaction? आप जानते हैं कि ये एल्डिहाइड है, और एल्डिहाइड ऑलवेज अंडरगोज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, तो ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की बात कर रहे हैं। और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल एट फर्स्ट फॉलोड बाय एन इलेक्ट्रोफाइल, तो न्यूक्लियोफाइल एट फर्स्ट है ना, तो न्यूक्लियोफाइल कहां पर अटैक कर रहा है, ये गलत है क्योंकि पाई बॉन्ड तो रिएक्शन नहीं करता, न्यूक्लियोफाइल करता है, न्यूक्लियोफाइल साइनाइड है, तो इसका मतलब ये भी गलत क्योंकि पाई बॉन्ड रिएक्शन नहीं करता। अब मसला ये है कि न्यूक्लियो साइनाइड यहाँ भी रिएक्शन कर रहा है, साइनाइड यहाँ भी रिएक्शन कर रहा है, ये ऑप्शन इसलिए गलत क्योंकि इसमें लोन पेयर नाइट्रोजन का यूज नहीं होता, कार्बन का यूज होता है, एंड देयरफॉर ब्रावो इज द राइट आंसर। ओके,
मैकेनिज्म याद होना चाहिए इसके लिए। ओके, नेक्स्ट इज structural isomerism and stereoisomerism should be considered when answering this question. How many isomeric compounds with molecular formula this contain two COH groups and one CC double bond? Okay, पहली तो बात ये कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कंपाउंड का ये होना चाहिए। दूसरी बात ये कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और स्टीरियो आइसोमेरिज्म को कंसिडर करना है हमने। और तीसरी बात ये कि ये मेक श्योर करना है कि दो कार्बोक्सिलिक एसिड हो और एक डबल बॉन्डेड कार्बन एटम हो। इन सारी बातों को सोचकर हमने आइसोमर्स बनाने, बड़ी अच्छी बात है, बना लेते हैं। बिटवीन द कार्बन एटम डबल बॉन्ड होना चाहिए। चलो मैं सबसे पहले बना के देखता हूँ। CH2 double bond CH, then CH, and then COH, and then COH। ठीक है, कितने कार्बन एटम हो गए? 1 2 3 4 5। हाइड्रोजन काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 और 4 ऑक्सीजन, 2 और 2 4। तो ये मेरा पहला आइसोमर हो गया। इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं है क्योंकि इसमें डबल बॉन्डेड कार्बन एटम के साथ दो सिमिलर हाइड्रोजन एटम अटैच है। सॉरी, ठीक है। अब क्या करेंगे? दूसरा आइसोमर ये हो सकता है कि मैं इस COH को उठाकर यहां ले जाऊं, तो ये हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड COH, CH2 COH। सही है, ठीक है। अब तीसरी पॉसिबिलिटी ये है कि इस COH को उठाकर मैं इस कार्बन पे ले जाता हूं, तो ये हो जाएगा COOH, इसके साथ अटैच हो जाएगा CH डबल बॉन्ड COH CH डबल बॉन्ड C, ये CH हो जाएगा, फिर ये CH2 COH हो जाएगा। आई थिंक सो, मैंने सही किया। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स तो नहीं बढ़ा दिया, 1 2 3 4 5, सही है। उप्स 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 उप्स, ठीक है। और आप नोट करो बच्चे, इसमें सिस और ट्रांस दोनों मिलेंगे मुझे, बिकॉज ऑफ दिस सिस ट्रांस आ जाएगा, सेम ग्रुप सेम साइड पे हो जाएंगे तो सिस, दोनों हाइड्रोजन डायगोनली अटैच हो जाएंगे तो ट्रांस। ऐसा ही है ना? तीन हो गए, चौथा देखो, फोर्थ वन। ओके, और कोई बन सकता है? ये तो विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन मैंने बनाया ना। 1 2 फोर्थ, काइंड ऑफ अ ट्रिकी। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म तो हो गई, ये सब एक दूसरे की पोजीशन चेंज कर दी हो गए। अब यहाँ से ज्योमेट्रिकल आना शुरू हुए। ओके, अच्छा ये देखो, ये हो सकता है कि ये COH हो, फिर उसके बाद C हो, इसके पास एक CH3 लगा दो, डबल बॉन्ड,
CH and then CWH. अब देखो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 4 ऑक्सीजन, ये भी हो गया, ये फोर्थ हो गया है ना। ओके, अब कौन सा हो सकता है फिफ्थ वन? ओह, है कि इस CH3 को उठाओ, इस वाले कार्बन पे ले जाओ, इस तो फिफ्थ ये हो जाएगा आपका CWH पहले से था, एक CWH आपने और शिफ्ट कर दिया यहाँ लाकर, ये डबल बॉन्ड है, ये CH है और ये CH3, सही है। लास्ट कुछ और बन सकता है? कोई और पॉसिबिलिटी है? नहीं, कुछ और पॉसिबिलिटी समझ में नहीं आ रही मुझे। छठी पॉसिबिलिटी ये भी तो हो सकती है, इसको देख रहे हो, इसको मैं अगर स्केलेटल बना लूं, स्केलेटल बना सकते हैं, स्केलेटल अगर बना के फिर दिखाएं। CH3, एक मिनट, CH3 CH3 CH डबल बॉन्ड, CH3 CH डबल बॉन्ड, या ठीक है, फिफ्थ हो गया, CO2H CH CH3 CO2H CH CH 1 2 3 4 CH3 डबल बॉन्ड, ओ यस, इससे भी तो सिस ट्रांस निकल सकता है, ये है ना, यस 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 यस, ये देखो, ये CWH और ये वाला CWH सेम साइड पे होंगे तो सिस, डायगोनली अटैच होंगे तो ट्रांस, सो ये भी सिस ट्रांस दे सकता है। ओ माय गुडनेस, दैट्स अ लॉट ऑफ थिंकिंग। तो टोटल कितना है समझ लो, 7 हो गए, 1 2 3 4 5 6, अच्छा वेट वेट, 1 2 1 2 3 4 5 6 7, राइट, तो राइट आंसर इज C। My goodness, you need to think a lot. इसमें ज्योमेट्रिकल नहीं हो सकता, इसलिए क्योंकि दो सिमिलर CWH ग्रुप लगे हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन की वजह से हुआ है और यहाँ पर CWH की वजह से हुआ है। मैं यहाँ लिख देता हूँ कि भाई ये CWH जो है ना, ये सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म शो करेंगे। ओके, सो ये कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 and this one is 7. 7 is the right answer. Okay, next. That was a tricky question. Compound X reacts with ethanoic acid in the presence of an H plus catalyst to produce the compound shown. What is the molecular formula of compound X? Okay, ester है ये आपका, बॉन्ड ब्रेक करो एस्टर का, तो ये क्या हासिल करेगा, H of water, और ये क्या हासिल करेगा, OH of water। सो ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3 CWH इथेनोइक एसिड में, और वो कह भी रहे हैं कि इथेनोइक एसिड है, तो इथेनोइक एसिड तो नहीं पूछ रहे आपसे, सही है, कंपाउंड एक्स पूछ रहे हैं। सो बेसिकली
ये मिलेगा आपको यहाँ से, उप्स, आपको ये मिलेगा यहाँ से, अलर्ट रहना। ये है आपके पास CH3, फिर है आपके पास CO, CO के बाद आपके पास है CH2, CH2 के बाद वापस आपके पास है CH2 के बाद OH। सो कितने कार्बन एटम हो गए? 1 2 3 4। कितने हाइड्रोजन एटम हो गए? 3 5 5 7 एंड 1 8। कितने ऑक्सीजन एटम हो गए? 2। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा C4H8O2 एंड दैट मींस D इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। ये आपका कंपाउंड X है जिसके मुतालिक एग्जाम में हमसे सवाल कर रहे थे। सही है, कंपाउंड X से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37। 2-bromopropane, ओके, दैट इज योर सेकेंडरी अल्काइल हाइड गाइस। याद रखिएगा कि ये 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड है। ओके, रिएक्ट्स विद हॉट इथेनॉलिक सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो जब हॉट इथेनॉलिक सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है तो ऑब्वियसली एलिमिनेशन होती है, और जब एलिमिनेशन होती है तो अल्काइल हैलाइड से एल्कीन बनती है, एल्कीन इज फॉर्म। सही। एंड ऑब्वियसली प्रोपेन 3 कार्बन एटम का अल्काइल हैलाइड है, तो यहाँ लिखते हैं 2-bromopropane CH3 CH Br CH3। तो जब हॉट इथेनॉलिक NaOH से रिएक्शन करवाएंगे आप तो ये 3 कार्बन एटम की एल्कीन में कन्वर्ट होगा विच इज प्रोपीन ऑब्वियसली, इसके अलावा कोई और ऑप्शन है नहीं। ये तो बहुत आसान है, राइट आंसर इज गोइंग टू बी डी। सही है। राइट आंसर इज गोइंग टू बी डी। Question 38. Which compound can be used to make Y in a single step reaction? Okay. प्रोपेन नाइट्राइल कह रहा है, तो CH3 CH2 CN। अगर मैं इसको एसिड हाइड्रोलिसिस करवा दूं तो ये हो जाएगा CH3 CH2 COOH। इसका मतलब ये पहला स्टेटमेंट ठीक है। प्रोपेन नाइट्राइल, प्रोपेन नाइट्राइल, अच्छा, अब इथेन नाइट्राइल कह रहे हैं तो ये हो जाएगा CH3CN। अगर हम इसकी एसिड हाइड्रोलिसिस करवा दें तो ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3COOH, जबकि ये है CH3, जबकि ये है CH3CH2COOH। दैट इज योर प्रोपेनिक एसिड गाइस। यहाँ लिख देते हैं हम आपको कि ये प्रोपेनिक एसिड है। तो इसका मतलब सेकंड ऑप्शन गलत हो गया आपका। फिर वो आपसे कह रहे हैं प्रोपाइल इथानोएट, प्रोपाइल इथानोएट, ये हो जाएगा CH3COO। प्रोपाइल का मतलब CH2CH2CH3, प्रोपाइल इथानोएट है। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा इथानोइक एसिड में एंड प्रोपेनॉल में। सही है। तो यहाँ से ये इथेनोइक एसिड मिल रहा है, ये भी इथेनोइक एसिड मिल रहा है, इसको मतलब ये भी गलत क्योंकि प्रोपेनोइक एसिड मिल रहा है, इथाइल प्रोपेनोइट। तो प्रोपेनोइट तो आपके पास ये होगा CH3 CH2 COO CH2 CH3 इथाइल प्रोपेनोइट। तो प्रोपेनोइक एसिड मिल जाएगा यहाँ से आपको और इथेनॉल मिलेगा एस्टर की हाइड्रोलिसिस करने पे। आई होप इट मेक्स सेंस टू यू। ये इथेनॉल हो जाएगा, ठीक है, और ये इथेनोइक एसिड हो जाएगा, इसका मतलब यहाँ से ये भी मिलेगा। तो 1 और 4, तो राइट आंसर इज बी, क्योंकि आपको प्रोपेनिक एसिड 1 और 4 से मिल रहा है। ठीक है, माय गुडनेस, द मोनोमर,
ब्यूटा 1,3-डाइन 1,3-butadiene है ये, can undergoes addition polymerization in various ways. Two of the polymers can be made is called cis polybuta 1,3-diene and trans polybuta 1,3-diene. In these names, cis and trans have their usual meanings. What is the structure of the repeating unit cis polybuta 1,3-diene? ओके तो सबसे पहले तो ब्यूटा 1,3-डाइईन का स्ट्रक्चर लिखते हैं 1 2 3 4 ये तो ब्यूटा हो गया 1 और 3 डाइईन ये 1 1 2 3 और ये 3 ठीक है 1,3-ब्यूटाडाइईन हो गया वैलेंसी सेटिस्फाई कर दो हाइड्रोजन से अच्छा अब हमने आपसे ये कहा हुआ है कि जब भी आपको कोई भी मोनोमर मिलेगा तो आप करेंगे ये कि जो भी लिखा हुआ है ना उसको वर्टिकली अरेंज करो इस तरह से सही है इसका एक और मोनोमर लिख दो क्योंकि वो आपसे रिपीटिंग यूनिट पूछ रहा है एक और लिख लो कलर डिफरेंट यूज कर लो दिस इज CH2 डबल बॉन्ड CH CH 1 2 3 4 और ये डबल ठीक है अच्छा हमने क्या कहा था हमने ये कहा था कि ये बॉन्ड यहां शिफ्ट होगा ये बॉन्ड यहां शिफ्ट होगा ये बॉन्ड यहां शिफ्ट होगा और ये यहां शिफ्ट होगा दिखानी है बॉस फिर उसके बाद देखेंगे कि क्या मामला आता है ये बॉन्ड शिफ्ट हो गया CH2 ये CH अब ये डबल बॉन्ड आ जाएगा यहाँ पर ये CH ये CH2 एज इट इज ठीक है ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ था ग्रीन वाला यहाँ लिख दिया उसके बाद ये CH2 है फिर CH है फिर डबल बॉन्ड है फिर CH है और जो तीसरा वाला मोनोमर होगा उसका बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा ओके तो देखो सेम ग्रुप प्रेजेंट ऑन द सेम साइड तो ये क्या हो जाएगा सिस सेम ग्रुप प्रेजेंट ऑन द सेम साइड तो ये क्या हो जाएगा आपका सिस तो मैंने कंफर्म कर दिया यहाँ से ठीक है लेकिन प्रॉब्लम क्या है प्रॉब्लम ये है कि पहले 1 और 3 पे था अब जरा देखिए कहाँ चला गया 1 और 3 पे तो नहीं अब 1 2 3 4 नंबरिंग करो कार्बन एटम को 1 2 3 4 तो इसका मतलब दिस टाइम आपका जो डबल बॉन्ड है वो 2 और 3 के दरमियान है तो डबल बॉन्ड exist between second and third carbon in polymer सही है सेकेंड एंड थर्ड कार्बन इन पॉलीमर तो देखो ये क्या है आपके पास ये बॉन्ड कंटिन्यूएशन ये आ गई ये आ गई उसके बाद ये क्या है CH2 ये आ गया CH2 फिर क्या है आपके पास CH ये आ गया CH फिर क्या है डबल बॉन्ड ये आ गया डबल बॉन्ड ये क्या है CH ये आ गया CH फिर क्या है CH2 ये आ गया CH2 फिर क्या है ये बॉन्ड कंटिन्यूएशन ये बॉन्ड कंटिन्यूएशन तो ये जो स्ट्रक्चर है इतना ये इस स्ट्रक्चर से टैली हो गया इसका मतलब C इज गोइंग टू बी द राइट आंसर ओके मैंने 2 मोनोमर बनाया ना उसने 1 दिया हुआ है मैंने तो बात समझानी थी आपको शूट काम की चीज है बहुत ठीक है क्वेश्चन नंबर 40 in mass spectrum of compound Z the relative abundances of M and M+1 peaks are in the ratio 13:1 what is compound Z okay तो भाई सबसे पहला स्टेप तो ये है कि हम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स निकालते हैं उसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे 100/1.1
into abundance of m+1 peak over abundance of molecular ion peak। और भाई 100/1.1 फिक्स है, ये तो चेंज नहीं होता चाहे कुछ भी हो जाए। abundance of m+1 पीक कितना दिया हुआ है 1, abundance of molecular ion पीक कितना दिया हुआ है 13। तो यहाँ n की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास 7 कार्बन आ जाएंगे। 7 कार्बन एटम कहाँ पर है? ये ऑप्शन गलत है क्योंकि इसमें टोटल 8 कार्बन एटम्स हैं। ठीक है, टोटल कितने हो जाएंगे? टोटल 8 कार्बन एटम्स। ठीक है, कैसे पता चला 8 है? भाई ब्यूटाइल में 4 कार्बन होंगे, ब्यूटानोइड में भी 4 कार्बन होंगे, तो टोटल 8 कार्बन हो जाएंगे। हेक्सेन में 6 कार्बन है, तो ये भी गलत। अच्छा, अब इसको देखते हैं। ये है पेंटेन 1 ओल, तो 1 2 3 4 5 और ये ओल, तो पेंटेन 1 ओल बना दिया। 1 2 3, 3 के ऊपर 2 मिथाइल ग्रुप, 3 के ऊपर 2 मिथाइल आ गए। चले अब काउंट करते हैं कार्बन एटम। 1 2 3 4 5 6 7। मेक सेंस, ये हो सकता है। ठीक है, क्योंकि इसमें 7 कार्बन एटम आ रहे हैं हमारे पास। एक मिनट, बाकी भी चेक कर लेते हैं। एक रह गया तो वो भी चेक कर लेते हैं ताकि फिर हमारे पास आ जाए। सी को देखते हैं, हेक्सेन कह रहे हैं 1 2 3 4 5 एंड दिस वन इज 6। वो कह रहे हैं 2 2 3, यानी ये हो जाएगा 2 पे 2 और 3 पे 1। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नहीं नहीं ये भी गलत। इसमें टोटल 9 कार्बन आ रहे हैं। D is going to be the right answer. ये है इसका स्ट्रक्चर। ओके, that's the end of this paper. I hope it makes sense to you. Thank you very much guys.